नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश का प्रकोप जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जनजीवन प्रभावित। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण की प्रमुख मांग स्वीकार होने के बाद आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने आंदोलन वापस लिया। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 के पार और भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। नई दिल्ली में आज सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पहले ही $600 अरब तक पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसके $1 ट्रिलियन को पार करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर कहा कि एक बार फिर भारत ने सभी उम्मीदों, अनुमानों और पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। आज से शुरू हुआ 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। जीविका निधि का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि तक आसान पहुंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरा दुख व्यक्त किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास के निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप किसानों को अपना पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता कई भारतीय भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी सतत विकास प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में G20 देशों में से एक है। नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP21 को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है।
India continues to remain committed to our sustainability goals. We believe our competitiveness will only get better with a sustainable pathway, and I'm delighted to share with you that we have proven all the skeptics wrong over the last 10 years. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होगी। 2 दिन की इस बैठक में देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श की उम्मीद है। इसमें कर दरों का तर्कसंगत करना और उनका सरलीकरण शामिल है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व का उल्लेख किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। और अब खबरें मौसम की। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में बारिश का प्रकोप जारी है। तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। संबंधित प्रशासन की ओर से बाधित मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश के मद्देनजर शासन प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली जिलों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर हालत का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य के अधिकांश भागों में सड़क संपर्क बाधित होने से किसान और बागवान अपनी फसलों को समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारी वर्षा से कई स्थानों में किसानों, बागवानों के जमीन और बागीचे भी बह गए हैं। इसी तरह निचले इलाकों में टमाटर सहित अन्य नकदी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, संचार, बिजली व पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच पंजाब के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ से राहत नहीं मिल पा रही है। राज्य के 12 जिले पहले से ही बुरी तरह प्रभावित हैं। वहां 29 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का नाव से दौरा करने के बाद कहा कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बात की और उन्हें राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। जब देश संकट में था तो पंजाब हमेशा साथ खड़ा देश, चाहे वो हरी क्रांति है, चाहे वो देश को आजादी दिलवानी, तो पंजाब साथ खड़ा। आज पंजाब संकट में है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी आया, उन्होंने हालचाल पूछा। उत्तर प्रदेश में बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं समेत 17 जिलों के 2.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर त्रिकुटा पहाड़ियों में लगातार खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कल तक तेज बारिश जारी रहेगी। विभाग ने कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल की महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन और 5 दिन का उपवास खत्म कर दिया है। मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप समिति के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने श्री जारंगे पाटिल को सरकार के रुख से अवगत कराया। जल्द ही 2 संकल्प जारी किए जाएंगे। पहले संकल्प में मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा को कुनबी मानकर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे संकल्प में मराठा आरक्षण प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा और नौकरियां देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 1 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण कराने पर नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने पवन खेड़ा को इस महीने की 8 तारीख को दिन में 11 बजे तक अपना जवाब देने को कहा है। ये नोटिस नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में उनका नाम होने के कारण दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधान परिषद सदस्य के कविता को आज उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव केसीआर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया। कविता ने कल अपने चचेरे भाई और पूर्व मंत्री हरीश राव तथा एक और चचेरे भाई संतोष कुमार पर उनके पिता की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुंछ जिले के कई गांवों में संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के विशेष अभियान समूह ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कई इलाकों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। पंजाब पुलिस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करके जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले 2 भाइयों को उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों चंडीगढ़ के मोहाली में एक वाहन चालक के अपहरण और हत्या के एक पुराने मामले में शामिल थे। मिजोरम सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में यंग मिजो एसोसिएशन समुदायों के प्रभावशाली लोग और 30 सदस्यीय पुलिस दल शामिल होगा। मिजोरम के गृहमंत्री के सपदांगा ने कल कहा कि मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी से समाज पर बुरा असर पड़ा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 को पार कर गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। देश में बचाव अभियान जारी है। भूकंप के कारण कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विदेश मंत्रालय ने दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी डॉ मित्तल ने प्रमुख पदों पर काम किया है। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत थे। वे 2020 से 2022 तक कतर में भारतीय राजदूत थे। वे वर्तमान राजदूत सुनाजय सुधीर की जगह लेंगे, जो सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के यूक्रेन में यूरोपीय देशों के सैनिकों को भेजे जाने का सुझाव खारिज कर दिया है। बोरिस पिस्टोरियस ने लेयन के सुझाव को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का यूरोपीय संघ को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस संबंध में यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत के महत्व पर जोर दिया। राजगीर में चल रही पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कल से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया की टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया है। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात में स्पेन के ग्रैंड मास्टर एलन पिचोट को हराकर फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रणव ने संभावित 9 में से 7 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से 1 अंक आगे रहे। शीर्ष पुरस्कार हासिल करने के लिए केवल ड्रॉ की आवश्यकता होने के बावजूद प्रणव ने सफेद मोहरों से आक्रामक खेल दिखाया और अपनी अंतिम बाजी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब वो केवल टेस्ट और 1 दिवसीय क्रिकेट करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। स्टार्क T20 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश का प्रकोप जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जनजीवन प्रभावित। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण की प्रमुख मांग स्वीकार होने के बाद आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने आंदोलन वापस लिया।
और भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजायरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।